प्रभात बच्चों, मैं आपकी सामाजिक अध्यापिका और आज हम सामाजिक अध्ययन का पाठ 4 शुरू करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 4 सिंधु घाटी की सभ्यता। पाठ का परिचय देखिए। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की विशेषताएं, भवन, नालियां और सड़कें, नगरों में रहने वाले लोगों का जीवन, हड़प्पा सभ्यता की शिल्पकला, हड़प्पा सभ्यता के लोग, हड़प्पा सभ्यता का पतन। तो सिंधु घाटी देखिए बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी, देखो कोई भी सभ्यता नदी के किनारे, क्योंकि जहाँ पानी है वहाँ जल है, वहाँ जीवन है, तो वो लोग अपनी सभ्यता आसपास खेती के लिए हर चीज पानी की आवश्यकता होती है। तो सिंधु घाटी के आसपास जो सभ्यता बसी वो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाने लगी। और जो वो नगर था सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी के आसपास जो नगर बसा था वो हड़प्पा, वही नगर हड़प्पा, उसी को ही सिंधु घाटी सभ्यता कह लीजिए या फिर हड़प्पा नगर कह लीजिए। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता कह लीजिए। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, उस नगर का नाम क्या था? हड़प्पा। तो हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे स्थित था, तो इसी कारण सिंधु घाटी सभ्यता कहलाया। इसका उद्देश्य क्या है? 4600 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले, जो 700 वर्ष तक विकसित होती रही। यानी उसका विकास क्या, इस सभ्यता का विकास 700 आने वाले 700 उस समय से लेके आने वाले 700 वर्ष तक विकसित होता रहा और 1900 ईसा पूर्व में समाप्त हो गया। 1900 ईसा पूर्व में ये जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जो थी, ये 1900 ईसा पूर्व में समाप्त हो गई। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार विश्व की सभी सभ्यताओं से बड़ा था, बिल्कुल बहुत बड़ा था ये। ठीक, अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान और भारत तक हड़प्पा सभ्यता फैली थी। भारत में राजस्थान, पंजाब, जो भारत में कौन से राज्य आ रहे हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता से लगे हुए हैं? राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। ठीक है, यहाँ पर इन सभी राज्यों में इनके अवशेष हैं। सन 1920 ईस्वी में इस सभ्यता की जब खुदाई की गई, तब पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा, पूर्वी पंजाब के रोपड़, राजस्थान में कालीबंगा, गुजरात में लोथल और सिंधु में मोहनजोदड़ो स्थानों पर इस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। तो इस तरह से खुदाई के दौरान सबसे पहले इन स्थानों पर उस सभ्यता के अवशेष, उस समय की चीजें, वस्तुएं यहाँ पर प्राप्त हुई। प्राचीन सभ्यताओं का विकास नदियों की घाटियों में होने के निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1, नदियों में कृषि एवं घरेलू उपयोग के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध था। जैसे कि मैं बता रही, क्यों नदियों के आसपास ही सभ्यता बसती थी? क्योंकि हमें जल की प्राप्ति होती थी, जल से वो क्या कृषि करते थे और अपनी सभी दैनिक कार्यों में जल की उपयोगिता वहां उनकी आवश्यकता पूर्ण हो जाती थी नदियों के किनारे। नदियों के आसपास की भूमि उपजाऊ थी, जो कृषि के लिए बहुत उपयुक्त थी। नदियों को परिवहन का अच्छा और सस्ता साधन माना जाता था, क्योंकि उस काल में सड़कों और रेल मार्गों का कोई विकास नहीं हुआ था। तो नाव पर बिल्कुल, तब उस समय ना तो अच्छी सड़कें थी, ना रेल मार्ग था, ना गाड़ी थी। तो क्या होता, नाव से वो क्या करते थे, जल से आना जाना वो करते थे एक स्थान से दूसरे। तथ्य ज्ञान देके इस सभ्यता का विकास मुख्य रूप से सिंधु और उसके सहायक नदियों की घाटी में हुआ है। सिंधु की सहायक नदी, ठीक है, इनकी घाटियों में इस सभ्यता का विकास हुआ है। अब आइए सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज कैसे। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेल लाइन बनाई गई, बिछाई जा रही थी, तो इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुराना स्थल मिला। हड़प्पा का पुरा स्थल यानी पुराना एक स्थल मिला, ठीक है, जो आधुनिक पाकिस्तान की सीमा में है, जो आधुनिक पाकिस्तान की सीमा में है। उसके पश्चात लगभग 80 साल पहले पुरातत्व विदों के ढूंढने से उन्हें पता चला कि यहाँ पहले कोई शहर था। बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुराने स्थलों से जो इमारतें और चीजें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। तो देखिए, उसके पश्चात, उसके बाद भी क्या है, अब से लगभग 80 साल पहले जो पुरातत्वविद पुराने तत्वों की जो खोज कर रहे थे, इतिहास को जानने की खोज कर रहे थे, पुरानी चीजों को जानना, ढूंढना, उनकी खोज करना, ये सब कर रहे थे, उन्होंने पता लगा लिया था कि यहाँ पहले कोई शहर बसा था। उस समय जहाँ मतलब सभ्य मानव नहीं था, पढ़ा लिखा मानव नहीं था,
लेकिन उस शहर उस जगह यानी इस हड़प्पा सभ्यता को यदि आप देखेंगे तो आज के मानव जो आज का मानव जिस तरह से अपना घर बनाता है, हर एक व्यवस्था करता है, तो उस समय ये अपने घरों की व्यवस्था किए हुए थे। उस समय बहुत पुरानी बात है, तब भी मनुष्य इतना मतलब समझदार था कि उसने इन सभी का अच्छे से बनाना, घर किस तरह से बनना है और किस तरह से जल निकास होना है, तो इस तरह की मतलब बहुत अच्छे से वो लोग घर बनाते थे। इस बात की खोज हुई। ठीक है, तो बच्चों ये शहरी था लगभग मानव, लेकिन सोचने वाली बात है कि उस समय के मानव को किसी ने बताया नहीं, किसी ने सिखाया नहीं, इतना सभ्य कैसे हो गया कि अपने नगर की इतने अच्छे से इतना अपना नगर, घरों की बनावट, हर चीज की व्यवस्था उस समय के मानव। ठीक है, तो इस तरह के सभी पुराने स्थलों से जो इमारतें और चीजें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इस सभ्यता का विकास लगभग 4700 साल पहले हुआ था। 4700 साल पहले की बात है। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों में पुरातत्वविदों को मिट्टी के लाल बर्तन, जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मोहरे, अनेक तांबे के उपकरण और पत्थर के ब्लेड आदि मिले हैं। तो ये सभी चीजें यहाँ पर पुरानी वस्तुएं यहाँ से प्राप्त हुई खुदाई के दौरान। जब रेल लाइन बिछाई जा रही थी तो क्या हुआ, खुदाई हुई, तो वहां पर ये सब। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की विशेषताएं कैसी हैं, कैसे थे नगर, अब देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की विशेषताएं निम्नलिखित है। नगर नियोजन, इन नगरों में से कई दो या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया है। इन नगरों में से कई को दो या उससे ज्यादा हिस्सों में किया गया है, बांटा गया है। नगरों का पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया था, और पूर्वी भाग बड़ा, जो निचले हिस्से में बड़ा तो था लेकिन निचले हिस्से में बनाया गया। ऊंचाई वाले भागों को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है। जो ऊंचे ऊंचे भाग थे नगर के, उसे नगर दुर्ग, और निचले और बड़े भागों को निचला नगर कहा गया है। नगर ऊंचाई को नगर दुर्ग और निचला नगर नीचे वाले भाग को। दोनों भाग पक्की ईंटों से बनी दीवारों से घिरे हैं। ये ईंट इतनी अच्छी थी कि आज तक उनसे बनी दीवारें खड़ी रहीं। आज तक वो दीवारें क्या रही, खड़ी रही। सब कुछ खत्म हो गया, शहर का शहर खत्म हो गया, लेकिन वो दीवारें आज भी खड़ी रही। ईंटों की चिनाई बड़ी मजबूती से की जाती थी। तो इस तरह से देखिए, ये पूरा नगर का नगर, जब वहां पर खुदाई हुई, पूरा नगर वहां पर। अब देखिए यहाँ पर और क्या मिला, देखिए विशाल स्नानागार। मोहन मतलब वहां पर क्या थे, विशाल स्नानागार, मतलब नहाने के, जैसे स्विमिंग पूल होते हैं वैसे ही विशाल स्नानागार मिले। मोहनजोदड़ो में मिला विशाल स्नानागार लगभग 12 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा था तथा इसकी गहराई लगभग 2.5 मीटर थी। इस तालाब के बनाने में ईंट और प्लास्टर का प्रयोग किया गया था। पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इसके चारों ओर कमरे बनाकर पानी में उतरने के लिए दो तरफ से सीढ़ियां बनाई गई थी। तो चारों ओर कमरे बनाकर, इसके चारों ओर कमरे बना दिए गए। देखिए ये रहा विशाल स्नान आपको, ये एक सीढ़ी ये रही और एक दोनों तरफ से आमने सामने सीढ़ियां बनाई गई। ठीक है, तो देखिए चारों तरफ से यहाँ पर कमरे बनाए गए होंगे, और ये देखिए विशाल स्नानागार। यहाँ पर लोग इस तरह से नहाते भी थे, जैसे आधुनिक मानव जैसा अपना जीवन व्यतीत करता था, ये लोग भी वैसा ही। लेकिन बहुत पुरानी बात है, उस समय तो इतना सभ्य नहीं हुआ ना, इतना मनुष्य का मस्तिष्क का विकास हुआ, फिर भी इन लोगों ने कितना कुछ किया, इससे ही पता चलता। ठीक है, आगे देखिए तीसरे नंबर पर अग्निकुंड मिला। यहाँ पर कालीबंगा और लोथल, कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, जहां संभवतः यज्ञ होते होंगे, यज्ञ अग्निकुंड में किए जाते, अग्निकुंड भी मिले कि उस समय यज्ञ भी किए जाते थे। ठीक है, चौथा देखिए भंडार गृह। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले। भंडार गृहों में से गोलाकार
ईंट बने मंच मिले हैं जिन पर शायद अनाज के दाने निकाले जाते होंगे। इन मंचों की दरारों के बीच में फंसे हुए गेहूं और जौ के दाने मिले हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि खाद्य फसलें प्रचुर मात्रा में होती थी और अनाजों का भंडार भी किया जाता था। तो क्या खेती कृषि होती थी और बहुत प्रचुर मात्रा में होती थी, तो इस तरह से भंडार गृह वहां पर मिले। इनमें वो क्या कर लेते अपने खाने पीने की जो भी फसलें हैं, जो भी चीजें हैं, अनाज इसमें भर लेते थे। तो प्रचुर मात्रा में इनको उस समय इस बात से पता चल प्रचुर मात्रा में वहां पर अनाज था जिसको वो अपने भंडार गृहों में रखते थे। ये भी वहां पर। पांचवा देखिए सभागार। मोहनजोदड़ो में एक विशाल सभागार मिला जो कि क्या था, प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए सभागार मतलब ऐसा स्थान जहां पर सभी लोग इकट्ठे होते थे, जनता भी, और जो क्या थे आपस में बातचीत करते थे कि बात पर कोई या फिर किसी उद्देश्य को लेकर कोई मतलब, या फिर नगर से संबंधित या किसी बात को लेकर जो भी चर्चा होती थी सभागार में। मोहनजोदड़ो में भी एक विशाल सभागार मिला जो लगभग 70 मीटर लंबा तथा 23 मीटर चौड़ा है। इन सभागार को प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाता हो। भवन, नालियां और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन में चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकतर घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों सीधी लाइन में ढके हुए नाली को बनाया जाता था। मतलब वहां पर कई नगर में कई स्थान ऐसे थे जहां सीधी लाइन में ढके हुए नाले को बनाया गया। हर नाली में हल्की ढलान होती थी जिससे पानी आसानी से बह सके। कि अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था जो बाद में बड़े नालों से मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह मेन हॉल बनाए गए थे जिससे इनकी उचित देखभाल एवं सफाई की जा सके। हर नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया जाता था। तो देखो इतने अच्छे पढ़े लिखे इंजीनियर नहीं थे, फिर भी देखो तरीके से और व्यवस्थित तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से हर एक, चाहे वो घर हो, चाहे नाले हो, चाहे वो सड़क निर्माण, बहुत अच्छे तरीके से जो अवशेष मिले हैं उन सब बातों से पता चला कि ये लोग बहुत अच्छे तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से इन्होंने अपने नगर का। अब आ जाइए नगरों में रहने वाले लोगों का जीवन। नगरों में बड़ी हलचल रहा करती। अनेक शिल्पकार अपने घरों पर या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की हस्त हस्तकला या शिल्पकला क्या मतलब बहुत ज्यादा क्या थी प्रसिद्ध। ऐसा ऐसा भी प्रतीत होता है कि यहाँ के शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी वस्तु, शासक थे, शासन कर रहे थे, वो लोगों को भेजते थे दूर दूर से धातु, बहुमूल्य वस्तुएं व पत्थर मंगाने। ठीक है, ऐसा भी संभव है कि शायद शासक लोग खूबसूरत सोने चांदी से बने आभूषण जैसे कीमती चीजों को अपने पास रखते थे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते थे। मिट्टी के कई खिलौने भी मिले। तथ्य ज्ञान देखिए, इन स्थानों पर जो मोहरें मिली है उनकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। तो देखो उनकी जो मोहरें मिली उनको पढ़ा नहीं जा सका। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान करते थे। ये महान स्नानगार इन नगरों की विशेषता। तो तरह से स्नानागार जो मतलब जो चीजें अवशेष प्राप्त हुए उस बातों से अंदाजा लगाया। चलिए अब आगे आ जाइए हड़प्पा सभ्यता की शिल्पकला। पुरातत्वविदों को जो वस्तुएं वहां मिली उनमें अधिकतर पत्थर, राख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए गए थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं मनके, बाट और फलक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग आयताकार जानवरों के चित्र की पत्थर की मोहरें बनाते थे। आयताकार और जानवरों के चित्र की पत्थर की मोहरें बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष मिले हैं। देखो मोहनजोदड़ो भी एक क्या है, उस समय का नगर है, तो वहां से भी कपड़ों के टुकड़े के अवशेष मिले और पक्की मिट्टी तथा फेयन से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। तो वहां पर ऐसा लगा कि पक्की मिट्टी या फैन से बनी तकलियां भी मिली जो वहां पर ये पता लगाते हैं
इस बात से इस सूत की कताइयां मिली, इस बात से ये मालूम हुआ कि वहां पर सूत का भी काम किया जाता था। ठीक है, सूत कताई। ठीक, आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे तथा जानवर पालते थे। गांव में रहने वाले लोग ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और शिल्पकारों को खाने का सामान देते करते थे, अनाज वहां तक पहुंचाते थे। ये लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। ये लोग संभवतः लकड़ी के बने हलों से खेतों की जुताई करते थे। पानी का संचार करके सिंचाई की जाती थी। तरह से सिंचाई, पानी का संचार करके। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। तो मवेशी जो मतलब जानवरों को जो थे चराने वाले लोग, उन सभी जानवरों को, जैसे भेड़ हुआ, बकरी, सभी को दूर तक ले जाया जाता था, ले जाया जाता था चराने। हड़प्पा सभ्यता लोग बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। मछलियां पकड़ते थे, हिरण जैसे जानवरों का शिकार करते थे और बेर बेर जैसे फलों का इकट्ठा करते थे। जो फल मतलब बहुत दिन रहे, मतलब सड़े नहीं, ऐसे फलों को वो इकट्ठा करते थे। अब अजीब प्रमुख नगरों की कुछ अन्य विशेषताएं। गुजरात के इलाकों में खदिर बेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। कौन सा? धोलावीरा नगर। धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाती थी तथा अंदर जाने के लिए बड़े बड़े दरवाजे बनाए गए थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे, समारोह कार्यक्रम किए जाते थे। यहाँ मिले हुए अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया। देखिए, ये क्या है? प्रमुख नगर धोलावीरा नगर इस प्रकार का यहाँ पर प्राप्त हुआ। कहाँ पर? गुजरात के। आगे, गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर। कौन सा? लोथल नगर पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ पर पत्थरों, शंखों और धातुओं से कई प्रकार की वस्तुएं जो बनाई गई हैं यहाँ से प्राप्त हुई लोथल से। यहाँ एक बड़ा तालाब भी मिला है जो शायद लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। ठीक है, यहाँ पर लोथल का बंदरगाह भी रहा होगा, जहां से कि मतलब समुद्र से क्या था, यातायात का साधन समुद्र था उनका, तो नावें चलती थी, तो वहां रुकती होंगी संभवतः है। यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जा सकता होगा, क्योंकि वो नगर था, शहर वाली बात थी, तो व्यापार भी किया होगा इस तरह से। समुद्र से आवागमन भी हो रहा होगा और बंदरगाह भी मिला, लोथल का बंदरगाह। तो इस तरह का यहाँ जीवन था। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। कुछ विद्वानों का मत है कि ऐसा शायद इसलिए हुआ कि नदी सूख गई थी, जंगलों का विनाश हो गया था, ईंट पकाने के लिए ईंधन मिलना बंद हो गया होगा, चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे, कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी। ऐसा भी लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियों का विनाश हो गया था। कई लोग पूरब और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर रहने लगे। इस तरह से उनके जीवन, जो उनकी मूलभूत आवश्यकता पूरी नहीं हो रही होंगी, इस तरह की समस्या उत्पन्न हो गई होंगी, लोग वहां छोड़कर दूसरी पे प्रस्थान हो गए हो। तो इस तरह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। शब्दावली देखिए, नगर दुर्ग किसे कहते हैं? हड़प्पा संस्कृति के नगर का वह भाग जो ऊंचे तल पर बनाया जाता है, जिसमें नगर के गणमान्य व्यक्ति रहते थे, तो अच्छे, बड़े और अमीर लोग होते थे उस समय के। महान स्नानागार, मोहनजोदड़ो में बनाया गया एक विशाल तालाब जिसका प्रयोग विशिष्ट अवसरों पे स्नान यानी नहाने के लिए किया जाता है। अग्निकुंड, एक ऐसा पात्र या गहरा स्थान जिसमें आग जलाकर यज्ञ किया जाता है। फेयंस,
कृत्रिम रूप से तैयार किया हुआ एक पदार्थ जिसे बालू या स्फटिक पत्थरों को गोंद में मिलाकर तैयार किया जाता था। चलिए पाठ समाप्त हुआ। सारांश देख लिए। प्राचीन सभ्यताओं का विकास कुछ प्रमुख नदियों व घाटियों में हुआ है। हड़प्पा, हड़प्पा कहाँ है? सिंधु घाटी के पास है। हड़प्पा की सभ्यता का विकास लगभग 4700 वर्ष पूर्व हुआ है। इन नगरों को योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया था। नगरों के दो भाग थे, ऊंचा भाग जो कि नगर दुर्ग तथा निचला भाग जो नीचा भाग चौड़ा भाग था वो निचला भाग कहलाया। दोनों भाग पक्की ईंट से बनी चारों दीवारों से चारों ओर से। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला। नगरों में अग्निकुंड, भंडार गृह एवं विशाल सभा स्थल भी मिले। इन नगरों के घर आमतौर पर एक मंजिले तथा दो मंजिले होते थे। इनमें जल निकासी का उचित जल निकासी यानी जल निकलने की नालियों का उचित विकास, उचित व्यवस्था थी। चलिए बच्चों अभ्यास कर रहे हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहला देखिए, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगा। कांसा बनाया, कांसा तांबा जस्ता, तांबा लोहा या तांबा लकड़ी। कांसा तांबा और टिन से बनाया जाता है, कोई सही। हड़प्पा सभ्यता के लोग मोहरों पर डैश की आकृतियां बनाते थे जानवरों की। ज्यादातर एक ऐसा पात्र जिसमें आग जलाकर यज्ञ किया जाता था, अग्नि। ठीक, चलिए स्थानों की पूर्ति देखिए। पुरातत्वविदों ने लगभग 4700 साल पहले डैश की खोज की। हड़प्पा, हड़प्पा की हड़प्पा नगर, हड़प्पा सभ्यता। खा देखिए, नगर के डैश को नगर दुर्ग कहते थे। ऊंचा भाग, तो ऊंचे भाग को क्या कहते थे? नगर दुर्ग। अगला देखिए, गुजरात के इलाकों में खादिर बेत के किनारे धोलावीरा, धोला धोलावीरा नगर बसा था। ठीक है, अगला देखिए, पक्की मिट्टी तथा फेन से बनी तकलियां। तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। चलिए अगला, सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने देखिए। हड़प्पा सभ्यता का सभ्यता सही। हाँ देखिए, नीचे हिस्से को निचला नगर कहा गया है, सही। अगला, सरोवर से उतरने के लिए चारों ओर सीढ़ियां बनाई गई हैं, गलत। सिंधु घाटी की सभ्यताओं को खाद्य फसलें प्रचुर मात्रा में होती थी, सही। अगला देखिए, विषय निष्ठ प्रश्न अभ्यास 4 और अभ्यास 5 संक्षेप में और विस्तार में। इन प्रश्नों के उत्तर आपको पाठ के अनुसार स्वयं आपको आशा करते मिलते हैं पाठ में।